इस चर्चा में स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, एनएचआरसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। बिल्कुल, हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके जरिए एनएचआरसी की बुनियाद क्या है, ये कैसे काम करता है। हाँ, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, और हाँ, भारत में मानव अधिकारों के लिए इसका असल में क्या महत्व है, ये सब समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एनएचआरसी बना कैसे। दस्तावेज कहते हैं कि 1993 में एक कानून के तहत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 और 2006 में इसमें कुछ बदलाव भी हुए थे। अच्छा। और ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। इसका ठीक क्या मतलब हुआ? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, सांवैधिक या स्टैट्यूटरी का मतलब है इसे संसद के एक एक्ट, एक कानून ने बनाया है। अच्छा, जबकि संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय वो होते हैं जिनका जिक्र सीधे हमारे संविधान में मिलता है, जैसे चुनाव आयोग। समझ गए। तो एनएचआरसी संविधान में नहीं पर कानून द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल। और इसे देश में मानवाधिकारों का प्रहरी मतलब वॉचडॉग कहा जाता है। प्रहरी किन अधिकारों का? ये जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा मतलब डिग्निटी से जुड़े अधिकारों की निगरानी करता है। अच्छा, ये वो अधिकार है जो संविधान में है। हाँ, या तो संविधान में गारंटीड है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स का हिस्सा है जिन्हें भारत की अदालतें लागू कर सकती हैं। और इसे बनाने के पीछे कोई खास मकसद भी तो होगा। दस्तावेज इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, दस्तावेज 3 मुख्य उद्देश्य बताते हैं। पहला तो ये कि मानवाधिकार के मुद्दों को देखने के लिए जो मौजूदा संस्थागत ढांचा है उसे मजबूत किया जाए। ठीक है। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि सरकार से स्वतंत्र होकर मानवाधिकार हनन के आरोपों की जांच की जा सके, खासकर सरकारी ज्यादतियों के मामले। सरकार से स्वतंत्र होकर, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि तभी तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी ना। इससे ये भी पता चलता है कि सरकार खुद मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और तीसरा उद्देश्य? तीसरा था कि इस दिशा में जो पहले से कोशिशें चल रही थी उनको और बल दिया जाए, उन्हें पूरा किया जाए। ये सरकार से स्वतंत्र वाली बात मुझे काफी अहम लग रही है। तो ये स्वतंत्रता मिलती कैसे है? इसकी बनावट कैसी है? कौन लोग होते हैं इसमें? हाँ, इसकी संरचना, इसका कॉम्पोजिशन इसी स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें कई सदस्य होते हैं। कौन कौन? इसके अध्यक्ष, चेयरमैन हमेशा भारत के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं। अच्छा, यानी न्यायपालिका का शीर्ष अनुभाग। जी, फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यरत या रिटायर्ड जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के कार्यरत या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, और 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें मानवाधिकारों के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। तो न्यायिक अनुभव भी और विषय की विशेषज्ञता भी, दोनों का संतुलन। बिल्कुल सही कहा आपने। और इतना ही नहीं, इनके अलावा 4 पदेन सदस्य भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। पदेन सदस्य वो कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपने पद की वजह से सदस्य बन जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। अच्छा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। वाह, तो ये तो काफी बड़ा और विविध समूह हो गया। इससे प्रतिनिधित्व भी बढ़ता होगा। हाँ, कोशिश यही है कि अलग अलग दृष्टिकोण शामिल हों। और इनकी नियुक्ति क्या वो राष्ट्रपति करते हैं? हाँ, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक कमेटी की सिफारिश पर। कमेटी? उसमें कौन होते हैं? वो एक 6 सदस्यों की कमेटी होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ओह, प्रधानमंत्री। जी, और साथ में लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। ये तो काफी उच्च स्तरीय समिति है। हाँ, और अगर किसी मौजूदा जज को नियुक्त करना हो तो भारत के चीफ जस्टिस से सलाह लेना भी जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और संतुलन लाने की कोशिश है। अच्छा, तो ये सदस्य कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं? इनका कार्यकाल होता है 5 साल या फिर 70 साल की उम्र तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए। 5 साल या 70 की उम्र। और दस्तावेज में एक और खास बात लिखी है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद ये सदस्य केंद्र या राज्य सरकार में कोई और पद नहीं ले सकते। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्यों? इसका क्या फायदा है? देखिए, इससे आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता बनी रहती है। ये सुनिश्चित होता है कि सदस्य
अपने कार्यकाल के दौरान भविष्य में किसी पद के लालच में आकर कोई फैसला ना लें। वो पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, और अगर किसी सदस्य को हटाना हो तो क्या वो आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। उन्हें हटाने के लिए भी काफी मजबूत प्रक्रिया है। जैसे अगर वो दिवालिया हो जाएं, या अपने कार्यकाल के दौरान कहीं और से वेतन लेने लगें, या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएं, या फिर किसी अपराध में दोषी ठहराए जाएं और जेल हो जाएं। ये तो गंभीर कारण हुए। लेकिन अगर उनके काम पर सवाल उठें, मतलब कदाचार या अक्षमता का आरोप लगे तो? उस स्थिति में प्रक्रिया और भी सख्त है। राष्ट्रपति को वो मामला सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए भेजना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा? हाँ, और अगर सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद ये सलाह देता है कि उन्हें हटा देना चाहिए, तभी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। अच्छा। साथ ही एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उनके वेतन या सेवा की शर्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। तो ये सारे नियम मिलकर आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाते हैं। जी, उद्देश्य तो यही है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये आयोग असल में करता क्या है, इसके काम क्या हैं। दस्तावेजों में तो काफी लंबी लिस्ट दी हुई है। हाँ, काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मुख्य काम है मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। उल्लंघन किसके द्वारा? किसी भी लोक सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी द्वारा अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या फिर उल्लंघन को रोकने में लापरवाही बरती गई हो तो आयोग उसकी जांच कर सकता है। ये जांच कैसे शुरू होती है? कोई शिकायत करे तब? शिकायत पर तो कर ही सकता है, लेकिन आयोग खुद से भी मतलब सुओ मोटो या फिर किसी अदालत के आदेश पर भी जांच शुरू कर सकता है। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ शिकायत का इंतजार नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसकी प्रहरी भूमिका का हिस्सा है। दूसरा काम है कि अगर किसी अदालत में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो आयोग कोर्ट की इजाजत से उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अच्छा, कोर्ट केस में भी शामिल हो सकता है? जी। तीसरा जो काफी महत्वपूर्ण है, ये जेलों और दूसरी हिरासत की जगहों का दौरा कर सकता है। जेलों का दौरा क्यों? वहां कैदियों के रहने की स्थिति कैसी है, उनके अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं, ये सब देखने के लिए, और फिर सुधार के लिए सिफारिशें दे सकता है। ये जमीनी हकीकत जानने का एक सीधा तरीका है। तो ये तो हुए वो काम जो उल्लंघन होने के बाद होते हैं। क्या ये रोकथाम या सुधार के लिए भी कुछ करता है? हाँ, बिल्कुल। ये भी इसके काम का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे ये मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए जो हमारे संविधान ने या दूसरे कानूनों में प्रावधान हैं, उनकी समीक्षा करता है। समीक्षा करके ये देखता है कि वो प्रावधान कितने कारगर हैं और उन्हें और बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, इसके लिए उपाय सुझाता है। अच्छा, ये उन कारणों की भी समीक्षा करता है जिनकी वजह से लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पाते। इसमें आतंकवाद जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। और फिर समाधान सुझाता है? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ भूमिका है? हाँ, ये मानवाधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते हैं उनका अध्ययन करता है और भारत में उन्हें कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जाए इसकी सिफारिश करता है। काफी व्यापक काम है। और भी है, जैसे मानवाधिकार के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना। रिसर्च भी? हाँ, और लोगों के बीच मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, उन्हें बताना कि उनके अधिकार क्या हैं और उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय मौजूद हैं। ये तो बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। और जो गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना भी इसके कामों में शामिल है। तो मतलब ये सिर्फ एक जांच करने वाली संस्था नहीं है? नहीं। ये तो एक तरह से मानवाधिकारों का वकील भी है, सुधारक भी और शिक्षक भी। हाँ, आप कह सकती हैं। इसकी भूमिका बहुआयामी है। इसमें प्रतिक्रियात्मक काम भी हैं जैसे जांच करना, और सक्रिय काम भी हैं जैसे सुधार सुझाना, रिसर्च करना, जागरूकता फैलाना। ठीक है, अब ये सब काम ये करता कैसे है? इसके पास क्या शक्तियां हैं? दस्तावेज कहते हैं कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसका क्या मतलब है? सिविल कोर्ट की शक्तियों का मतलब है कि जांच के दौरान इसके पास काफी अधिकार होते हैं। जैसे ये किसी को भी समन भेजकर अपने सामने पेश होने के लिए कह सकता है। समन भेज सकता है, जैसे अदालत भेजती है? जी हाँ, ये किसी से भी शपथ पर गवाही ले सकता है, कोई भी जरूरी दस्तावेज मंगवा सकता है, किसी भी अदालत या दफ्तर से कोई पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मांग सकता है। अच्छा, तो जांच के लिए काफी ताकत है इसके पास। हाँ, और ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी अथॉरिटी से जानकारी या रिपोर्ट भी मांग सकता है। जांच करने के लिए इसका अपना एक जांच स्टाफ भी होता है। अपना स्टाफ? जी, और जरूरत पड़ने पर ये केंद्र या राज्य सरकार की किसी जांच एजेंसी जैसे पुलिस या सीबीआई की मदद भी ले सकता है।
एनजीओज के साथ मिलके काम करने का भी जिक्र था पहले। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि आयोग एनजीओज के साथ भी प्रभावी सहयोग करता है, क्योंकि अक्सर जमीनी हकीकत और उल्लंघन की पहली जानकारी इन्हीं एनजीओज के पास होती है। लेकिन आपने कहा था कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। एक सीमा क्या है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है जिसका जिक्र दस्तावेज में है। वो ये कि आयोग किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच घटना होने के 1 साल बाद नहीं कर सकता। सिर्फ 1 साल? घटना के 1 साल के अंदर ही शिकायत करनी होगी या आयोग को पता चलना चाहिए? जी, कथित उल्लंघन की तारीख से 1 साल की समाप्ति के बाद आयोग उस मामले में जांच करने के लिए अधिकृत नहीं है। ओह, ये तो कुछ मामलों में, खासकर जहां पता देर से चलता है, वहां मुश्किल हो सकती है। हाँ, ये एक सीमा है जिस पर अक्सर बहस होती है। खैर, मान लीजिए जांच समय पर शुरू हो गई और पूरी हो गई, तो फिर आयोग क्या कदम उठा सकता है? क्या ये सजा दे सकता है? नहीं, यहीं पर इसकी मुख्य सीमा आती है। आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, न ही सीधे तौर पर किसी पीड़ित को मुआवजा या राहत दिलवा सकता है। तो फिर क्या करता है? जांच पूरी होने पर या 2006 के संशोधन के बाद तो जांच के दौरान भी आयोग कुछ कदम उठा सकता है, लेकिन वो मुख्य रूप से सिफारिशी होते हैं। सिफारिशी मतलब रिकमेंडेशंस? हाँ, जैसे वो संबंधित सरकार या अथॉरिटी को सिफारिश कर सकता है कि पीड़ित को मुआवजा या हर्जाना दिया जाए। सिर्फ सिफारिश? जी, या फिर वो सिफारिश कर सकता है कि जिस सरकारी कर्मचारी ने उल्लंघन किया है उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए या कोई और विभागीय कार्रवाई की जाए। अच्छा। वो पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत देने की सिफारिश भी कर सकता है। और अगर सरकार या अथॉरिटी सिफारिश न माने तो? यहीं पर बात आती है। ये सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, मतलब बाइंडिंग नहीं है। तो फिर अगर बाध्यकारी नहीं है तो क्या इनका कोई असर होता है? कहीं ये सिर्फ एक दंतहीन बाग तो नहीं? ये सवाल तो उठता ही है। हाँ, ये सवाल बहुत आम है और अक्सर पूछा जाता है। लेकिन यहीं पर दस्तावेज में आयोग के एक पूर्व सदस्य का एक बहुत दिलचस्प बयान है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है, और मैं लगभग उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं, कि सरकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आयोग की भूमिका भले ही सिफारिशी हो, सलाहकारी हो, फिर भी सरकार उसके द्वारा भेजे गए मामलों पर विचार करती है। वो आगे कहते हैं, इसलिए ये कहना अनुचित है कि आयोग शक्तिहीन है। इसके पास काफी नैतिक अधिकार है और कोई भी सरकार इसकी सिफारिशों को यूं ही अनदेखा नहीं कर सकती। नैतिक अधिकार, मोरल अथॉरिटी, मतलब कानूनी बाध्यता ना हो पर एक दबाव तो बनता है। बिल्कुल। सार्वजनिक दबाव, मीडिया का ध्यान, ये सब भी भूमिका निभाते हैं। हाँ, सरकार को 1 महीने के भीतर आयोग को ये बताना जरूरी होता है कि उन्होंने सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है। अच्छा, ये जानकारी देना जरूरी है। जी। एक और सवाल था, सशस्त्र बलों मतलब आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों द्वारा अगर मानवाधिकार उल्लंघन हो तो क्या वहां भी आयोग ऐसे ही जांच कर सकता है? नहीं, सशस्त्र बलों के मामले में आयोग की भूमिका और शक्तियां थोड़ी सीमित हैं। कैसे? उस क्षेत्र में आयोग सीधे जांच नहीं कर सकता। वो केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। सिर्फ रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट मांग सकता है और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें दे सकता है। फिर केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर आयोग को बताना होता है कि उन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई। तो प्रक्रिया थोड़ी अलग है। जी, थोड़ी अलग और सीमित है। और ये जो आयोग अपनी रिपोर्ट बनाता है, वार्षिक रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट, जी, उनका क्या होता है? आयोग ये रिपोर्टें केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को सौंपता है। और फिर क्या वो सार्वजनिक होती हैं? हाँ, इन रिपोर्टों को संसद और संबंधित राज्य विधानमंडलों के सामने रखा जाता है। अच्छा। और सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, उसके साथ एक ज्ञापन भी रखा जाता है जिसमें बताया जाता है कि आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है, और अगर कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो उसके कारण भी बताने होते हैं। तो इससे एक तरह की पारदर्शिता और जवाबदेही बनती है। हाँ, ये प्रक्रिया उसी उद्देश्य से बनाई गई है। अब अगर हम ये देखें कि एनएचआरसी ने असल में किन किन मुद्दों पर काम किया है, तो दस्तावेज कुछ उदाहरण देते हैं और लिस्ट देखकर लगता है कि काम का दायरा तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, दायरा वाकई बहुत व्यापक है। दस्तावेजों में कई उदाहरण हैं जिन्हें हम शायद कुछ मुख्य श्रेणियों में रखकर देख सकते हैं। जैसे एक बड़ा क्षेत्र है हिरासत में न्याय, जिसे कस्टोडियल जस्टिस कहते हैं। इसमें हिरासत में होने वाली मौतें, यातना के आरोप, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग ना हो इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना, जेलों में सुधार लाना, ये सब शामिल है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके अधिकारों के बारे में? बिल्कुल, उस पर भी आयोग ने काफी काम किया है।
जैसे बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम को खत्म करना, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और मैला ढोने की जो अमानवीय प्रथा है उसे खत्म करने के प्रयास, दलितों के मुद्दे, खासकर उन पर होने वाले अत्याचार, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, इन सब पर आयोग ने ध्यान दिया है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत मामलों को ही देखता है या फिर व्यवस्था में जो कमियां हैं उन पर भी काम करता है? नहीं, ये व्यवस्थागत सुधारों पर भी जोर देता है। जैसे दस्तावेज बताते हैं कि आयोग ने रांची, आगरा, ग्वालियर के जो मानसिक अस्पताल हैं उनके कामकाज की समीक्षा की और सुधार के सुझाव दिए। अच्छा, संस्थागत सुधार। हाँ, भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने पर काम किया, बाल विवाह रोकने वाले कानून की समीक्षा की, यहाँ तक कि आतंकवाद निरोधक कानूनों जैसे पहले टाडा था उनकी भी समीक्षा की कि कहीं उनसे मानवाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। यानी कानूनों की समीक्षा भी। जी, शरणार्थी कानूनों पर बहस शुरू करवाई, स्वास्थ्य के अधिकार जैसे मुद्दों को उठाया, और जैसा हमने पहले कहा, मानवाधिकार साक्षरता फैलाना भी इसके काम का एक अहम हिस्सा रहा है। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि आयोग ने कितने अलग अलग तरह के मुद्दों में दखल दिया है। हाँ, और ये सिर्फ कुछ ही उदाहरण हैं, लिस्ट काफी लंबी है। आपने शुरू में 2006 के कुछ संशोधनों का जिक्र किया था, उनसे क्या कोई खास फर्क पड़ा? क्या वो महत्वपूर्ण थे? हाँ, 2006 के जो संशोधन थे वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006 के जरिए आए थे और उन्होंने कुछ अहम बदलाव किए थे। क्या बदलाव थे? एक तो ये कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग हैं, SHRCs, उनमें सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई। अच्छा, सदस्य कम कर दिए। हाँ, और SHRC सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो पात्रता की शर्तें थीं उनमें भी कुछ बदलाव किए गए। और जांच के मामले में? हाँ, ये महत्वपूर्ण था। मानवाधिकार आयोगों के पास जो जांच की मशीनरी है उसे मजबूत करने के प्रावधान किए गए। और आपने पहले बताया था कि जांच के दौरान भी मुआवजे की सिफारिश कर सकते हैं। जी हाँ, ये अधिकार भी 2006 के संशोधन से ही मिला। पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना पड़ता था। इससे पीड़ितों को थोड़ी जल्दी राहत मिलने की संभावना बनी। ये तो अच्छा बदलाव है। और कुछ? एक और अहम बदलाव था कि NHRC को राज्य सरकारों को पहले से सूचना दिए बिना भी जेलों का दौरा करने का अधिकार मिल गया। बिना बताए औचक निरीक्षण। हाँ, ताकि असली हालात का पता चल सके। पहले शायद सूचना देने पर तैयारी कर ली जाती होगी। और NHRC को ये अधिकार भी मिला कि वो अपने पास आई शिकायतों को जांच के लिए संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC को ट्रांसफर कर सके। इससे शायद काम का बोझ बेहतर ढंग से बंट पाता है। संरचना में भी कोई बदलाव हुआ था क्या? जी, जैसे हमने पहले बात की थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षों को भी NHRC का पदेन सदस्य बनाया गया। इससे प्रतिनिधित्व और व्यापक हुआ। अच्छा। और केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वो भविष्य में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों को अधिसूचित कर सकें जिन पर यह कानून लागू होगा। तो कुल मिलाकर ये संशोधन आयोगों को, मतलब NHRC और SHRCs को शायद ज्यादा प्रभावी और सक्रिय बनाने की कोशिश थे। हाँ, ऐसा लगता है कि उद्देश्य यही था, उनकी जांच क्षमता को बढ़ाना, प्रक्रिया को थोड़ा तेज करना और उनकी पहुंच को बेहतर बनाना। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? NHRC एक महत्वपूर्ण संस्था है, एक सांविधिक प्रहरी है। हाँ, स्टैट्यूटरी वॉचडॉग। इसकी संरचना ऐसी बनाने की कोशिश की गई है कि ये स्वतंत्र रह सके। हालांकि ये कितना स्वतंत्र है इस पर बहस हो सकती है। जी, संरचना और प्रक्रियाएं स्वतंत्रता का आधार तो देती हैं। इसके काम बहुत व्यापक हैं, सिर्फ जांच ही नहीं बल्कि रिसर्च, जागरूकता, नीतिगत सलाह, सब कुछ। हाँ, एक बहुआयामी भूमिका है। लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं वो मुख्य रूप से सिफारिशी हैं। ये खुद सजा नहीं दे सकता या सीधे मुआवजा नहीं दिलवा सकता। सही कहा, ये इसकी एक मुख्य सीमा है। पर जैसा आपने कहा, इसका एक नैतिक वजन है, एक सार्वजनिक प्रभाव है जिसे सरकारें आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती। हाँ, ये उम्मीद की जाती है। और ये संस्था समय के साथ बदली भी है, जैसे 2006 के संशोधनों से। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अपनी सीमाओं के बावजूद ये भारत में मानवाधिकारों पर नजर रखने, उन पर बातचीत करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का एक अहम मंच है। मैं सहमत हूँ। और अंत में शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। ये देखते हुए कि आयोग अपनी सिफारिशों को लागू करवाने के लिए आखिरकार सरकार पर ही निर्भर है, तो इसकी प्रभावशीलता, इसकी इफेक्टिवनेस असल में उन अधिकारों को बनाए रखने के लिए खुद राज्य की, मतलब सरकार की अपनी प्रतिबद्धता के बारे में क्या दर्शाती है, जिन अधिकारों की रक्षा के लिए ही तो ये आयोग बनाया गया था। को दर्शाती है।
इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।